नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। यह सभ्यता आज की तरह ही कभी विकसित थी तथा दुनिया की सबसे प्राचीन एवं उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। जिसका विस्तार सर्वाधिक था वह आज अतीत में सिमट कर रह गई है। तो इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, कालखंड, नामकरण, विशेषता, प्रमुख स्थल और विस्तार के बारे में ठीक से जानेंगे। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा के संबंध में अनुमान लगाया कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। उसके बाद 1856 के समय लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था। तब वहाँ ईंट मिलना शुरू हुई। उस ईंट का यूज़ रेलवे ट्रैक के लिए किया भी गया, लेकिन तब भी लोगों को ये अंदेशा नहीं हुआ कि वहाँ कोई सभ्यता रही होगी। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ खोज करने की कोशिश की, लेकिन वे भी उतना सफल नहीं हो सके। लेकिन सन 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्रमुख नगरों की खोज की गई। सर जॉन मार्शल के साथ में दो भारतीय नेतृत्वकर्ता दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर और राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई। चित्र में देख सकते हैं, ये हैं दयाराम साहनी और ये हैं राखालदास बनर्जी। कालखंड। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन C14 पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नामकरण। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि प्रारंभ में जो भी साक्ष्य या प्रमाण मिल रहे थे वह सब सिंधु नदी के किनारे या उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिल रहे थे। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है क्योंकि हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था, जो 1921 में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो दयाराम साहनी ने आर्य लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्माता बताया, लेकिन इनका तर्क इसलिए नहीं माना गया क्योंकि आर्य झोपड़ी में रहते थे और सिंधु घाटी सभ्यता नवीन एवं ईंटों का प्रयोग करते थे। कुछ विदेशी खोजकर्ताओं ने मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन लोगों का मुख्य निर्माता बताया। कुछ स्थानीय खोजकर्ताओं तथा उनमें से मुख्य राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्माता द्रविड़ को माना तथा कई साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख निर्माता द्रविड़ ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू कश्मीर में मांदा, उत्तर प्रदेश में आलमगीर, महाराष्ट्र में दईमाबाद और सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ये त्रिभुज का आकार देखिए बना रहा है। त्रिभुज के आकार तक इसका क्षेत्र फैला था और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसका विस्तार अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में बहुत बड़ा था। वर्तमान में इसका विस्तार 3 देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल खोजे गए हैं अभी तक। विशेषता। यह नगरीय सभ्यता थी। तो भारत में अगर नगरीय सभ्यता का पहला जन्म भारत में अगर कहीं होता है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में ही होता है। नगर की सारी विशेषताएं जैसे कि पक्के भवन,
जल का उचित निकास, नालियों की उचित व्यवस्था, चौड़ी सड़क आदि सभी इस सभ्यता में मौजूद थी और व्यापार प्रधान यह भी इस मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ कांसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, जिससे इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला खोजा गया था तांबा। तो तांबा और टिन, तांबा प्लस टिन मिला करके एक नई धातु बनाई गई थी जिसे कांसा कहा जाता है। वो इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जिस काल में पत्थर का यूज़ ज़्यादा हुआ उसे पाषाण काल, जिस काल में तांबा का ज़्यादा यूज़ हुआ उसे ताम्र युगीन सभ्यता, और जिस काल में कांसे का ज़्यादा यूज़ हुआ उसे कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे पढ़ा ना जा सका। अब देखिए 3 वर्ड यहाँ पर यूज़ होते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। अब तीनों में अंतर ये होता है कि प्रागैतिहासिक काल में जहाँ में ना तो लिखित जानकारी कोई मिली है, ना ही उसे पढ़ा गया है। तो जब लिखित जानकारी है ही नहीं तो उसे पढ़ा भी नहीं जा सका, तो इसे पाषाण काल, जैसे कि पाषाण काल था, उसमें ना ही कोई लिखित जानकारी थी, ना ही उसे कोई पढ़ा, ना ही पढ़ा जा सका। और आद्य ऐतिहासिक काल, तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। और इतिहास, इतिहास में ये होता है कि जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हों और उसे पढ़ा भी जा चुका हो। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जब पढ़ लिया जाएगा तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल से हटा करके इतिहास में जोड़ दिया जाएगा। इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के युद्ध या अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ समाज 2 वर्गों में बटा था। उच्च नगर में बड़े बड़े घर थे तथा निम्न नगर में छोटे छोटे घर थे। आवास एवं निर्माण, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। तो चित्र में देखिए, अब ये एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पर देखिए कोई भी दरवाजा या खिड़की नहीं है, और सारे दरवाजे खिड़की इसके दूसरी तरफ खुलते थे। दूसरी तरफ हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये है स्नानागार, और यहाँ पर है मध्य में इसके स्थित है स्नान कुंड, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। यह मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा निर्माण था मोहनजोदड़ो का। यहाँ के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब ग्रिड पद्धति में जो सड़कें थीं वो 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। घरों का विन्यास ऐसा बनाया गया था कि ऊपर से देखने पर या दूर से देखने पर वो वर्ग की तरह लगता था। सड़क और घर दोनों वर्ग की तरह दिखते थे, उसका विन्यास वर्ग की तरह था। खान पान एवं कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गेहूँ, चावल के साथ साथ अंगूर, खीरा, बैंगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल की भी पैदावार होती थी। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य मवेशी थे। इलाके में मिली हड्डियों के 50 से 60% अवशेष गाय भैंस के हैं, जबकि लगभग 10% हड्डियां बकरियों की हैं।
तो यहाँ गाय भैंसों का पालन ज़्यादा होता था। मिठास के लिए शहद का भी प्रयोग करते थे। खाद्य एवं उद्योग। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उद्योग प्रचलित था। बर्तन उद्योग, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन का उद्योग, हाथी दांत का भी व्यापार प्रचलित था। लोथल एवं सुतकोटदा बंदरगाह विदेशी व्यापार का मुख्य जरिया था। विदेशी व्यापार ये मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ करते थे, ऐसा वैज्ञानिकों ने अंदेशा लगाया है। पूजा पद्धति। अग्नि कुंड, यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिला पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों तरफ हाथी, गधा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो इसमें देखिए, ये है हाथी, ये है गधा, ये है चीता और ये है भैंसा। ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। यहाँ के लोग धरती की उर्वरता देवी की पूजा की देवी मानकर पूजा करते थे। तो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन भी मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। यहाँ मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड यहाँ विशेष पूजनीय था। ये देखिए, यही है कुबड़ वाला सांड, ये विशेष पूजनीय था पशुओं में। लिपि एवं मोहरें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के द्वारा सारे भाव प्रकट किए जाते थे। लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं, फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो जैसे वर्तमान में है कि हम लोग बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे सर्प की चाल होती है कि बाएं से दाएं, फिर दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से फिर बाएं। तो इस तरह की लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और ये सारी मोहरें ही थी। ये जितनी हैं ये सारी मोहरें ही हैं। ये सारी मोहरें ही हैं। प्राप्त मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता का विनाश। बहुत से वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना और सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को का रेगिस्तान बना देना कुछ इतिहासकारों का मानना है। जलवायु में परिवर्तन, मौसमी हवाओं का रुख बदलना, वर्षा कम होने के कारण इस सभ्यता का धीरे धीरे टीलों में ढक जाना, ऐसा भी कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है। भयंकर भूकंप एवं महामारी से भी उनका विनाश हुआ हुआ होगा, ऐसी संभावना है। विदेशी आक्रमणों का होना आदि प्रचलित मान्यताएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा मुख्य नगर थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक नगर गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की व्यवस्था थी। पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी।
मनोरंजन के लिए शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलने आदि साधनों का प्रयोग करते थे। शॉर्ट रिवीजन में उनकी समयावधि है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली, राखीगढ़ी आदि हैं। इसका विस्तार, यह सभ्यता पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्र से लेकर भारतीय पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार में था जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और ये अब तक की खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई उनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का ही था। शहरी नियोजन, ग्रिड पैटर्न में सड़कें और व्यवस्थित नगर। उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली, 2 भागों में नगर का विभाजन। ऊपरी भाग को या ऊपरी नगर को गढ़ कहा जाता था और दूसरा होता था निचला नगर। भवन और वास्तुकला, पक्की ईंटों के बने मकान। बड़े अन्नागार, मतलब अन्न का विशाल भंडार का अन्नागार मिला था। स्नानागार, विशेषकर मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार जो सबसे बड़ा था। आर्थिक गतिविधियां, मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, बुनाई और बर्तन बनाना। व्यापार, आंतरिक और बाहरी व्यापार, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध। लिपि, हड़प्पाई लिपि जिसे अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, तो इनकी लिपि वही भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब वो पढ़ लिया जाएगा तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल से हटा करके इतिहास में जोड़ दिया जाएगा। लिपि, चित्रालिपि जिसे पिक्टोग्राफिक प्रकार की थी। धर्म और संस्कृति, तो पूजा मातृदेवी, पशुपति महादेव की आराधना करते थे और उर्वरता देवी की भी पूजा करते थे। और ऊबड़ वाला सांड भी विशेष पूजनीय था। बर्तन, खिलौने और मुहरों पर पाए गए धार्मिक प्रतीक, तो धर्म में जिससे प्रतीत होता है, जिससे साबित होता है कि यहाँ के लोग धार्मिक थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, धातु कर्म, विशेषकर कांस्य धातु का उपयोग। कांसे का सर्वाधिक उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, जिससे तांबा और टिन मिलाकर के नई धातु कांसा बनाई गई थी, उसी का यहाँ प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। सटीक मापन प्रणाली यहाँ थी। समाज का विभाजन, विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग वर्ग। नगर की योजना और भवन निर्माण से सामाजिक संगठनों का पता चलता है। प्रमुख खुदाई और खोजें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज क्रमशः 1921 और 1922 में की गई थी। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन में भी महत्वपूर्ण खुदाई हुई है। तो हड़प्पा जो था वो सबसे पहला खोजा गया नगर था और अभी तक खोजे गए नगरों में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, अभी तक का सबसे बड़ा नगर है। तो यहीं पर हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।